गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका लेसन है ज्योग्राफी का, आपका फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन एवं विकास, इसका पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो बता दिए थे और साथ ही साथ इस लेसन के जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन जो आपका ये लेसन है संसाधन एवं विकास, इसके हम शॉर्ट आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पर ये है। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं अति लघु वो यहाँ पर देखेंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो जब कल की वीडियो मैंने आपको ये लेसन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मैंने आपको यही बताया था, इसी की डेफिनेशन आपको बताई थी कि आपके संसाधन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। तो आपसे यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी आपको यहाँ पर जो आपका संसाधन है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। क्या लिखा हुआ है आपका कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी क्या हो जाएगा आपका कि अगर इसके हम सीधी डेफिनेशन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, यानी जो मानव की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की क्षमता होती है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका संसाधन कहलाता है। तो आप इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सामान्य रूप से संसाधनों के वर्गीकरण का क्या आधार होता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपका जो संसाधन है उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होंगी। तो आपसे यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि संसाधनों के वर्गीकरण का क्या आधार होता है, सिर्फ आपसे यहाँ पर आधार पूछा है। तो कई सारे आधार थे जो हमने कल की वीडियो में देखे थे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, विकास, संभाव्यता एवं उपलब्धता आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे संसाधनों का वर्गीकरण होता है, विकास के आधार पर भी बताया था और संभाव्यता के भी आधार पर बताया था, उपलब्धता और आपका इन सारी चीज़ों के बेसिस पर मैंने आपको बताया था संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे यहाँ पे आधार पूछा है, तो आधार आपका क्या क्या है, तो जो संसाधनों की उत्पत्ति है उनका जो संसाधन है उनको उनकी उत्पत्ति, विकास, संभाव्यता एवं उपलब्धता आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए आपसे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जो पूछा गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो उत्पत्ति के आधार पर, अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि उत्पत्ति के आधार पर किस तरह से जो है वो संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में, 2 भागों में आपका जो है वो इसको वर्गीकृत किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर। एक तो आपका था जैव संसाधन और दूसरा आपका था अजैव संसाधन। तो यहीं पर आपका ये आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर
संसाधनों को जैव और अजैव की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपसे यहाँ पर उत्पत्ति के बेसिस पर ही पूछा गया है। जो आपका ओरिजिन है यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है संसाधनों का वर्गीकरण। तो आपका क्या हो जाएगा, दो ही था आपका, एक था जैव और आपका दूसरा था अजैव। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, अगला आपका यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार कौन से हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आपसे यहाँ पे जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा गया कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो आपके संसाधनों के दो प्रकार आपसे पूछे गए हैं कि वो कौन से हैं और उनको आपको एग्जाम्पल भी बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका जो प्राकृतिक संसाधन जो है आपके कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आपका, एक तो है आपका अजैव संसाधन और दूसरा है आपका अजैव संसाधन। तो जो आपका ये संसाधन है जैव और अजैव किसके बेसिस पर है, ये आपका ये उत्पत्ति के आधार पर है। किसके बेसिस पर है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर जो है वो हम संसाधनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका हो जाता है जैव संसाधन और दूसरा आपका हो जाता है अजैव संसाधन। तो यहाँ पर आपसे प्राकृतिक रूप से पूछा गया, तो ये जो हमारे जैव संसाधन और अजैव संसाधन है ये हमारे प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जा सकती, तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपसे यहाँ पे पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताना है। तो इसका आंसर किस तरीके से आप करेंगे, तो आपसे यहाँ पर दो प्रकार के दो जो प्राकृतिक जो आपके दो संसाधन हैं उनके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट आपका है यहाँ पर जैव संसाधन और इसमें आपका क्या एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें आपका वन, पशु, मनुष्य आदि शामिल होते हैं। तो जो आपके जैव संसाधन होते हैं उसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं, आपके वन, पशु, मनुष्य आदि ये सब आपके शामिल हो जाते हैं। और जो आपका जैव संसाधन होता है वो क्या होता है, तो जो आपका जैव संसाधन होता है इसमें क्या होता है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जो है जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। तो जो आपका जैव संसाधन होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है यानी इनमें जीवन होता है। तो इसमें हमारा कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, वन आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, मनुष्य। तो ये सब हमारे जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं हमारी यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका आ जाता है अजैव संसाधन। तो आपका जो आपका अजैव संसाधन है वो क्या होता है, तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। कल मैंने आपको बताया था, इन सब चीज़ की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर बताई थी। तो जो आपके अजैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा भूमि, जल, मृदा आदि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं दो जो संसाधन है वो कौन से हैं और उनका एग्जाम्पल। तो आपका जो है एक अजैव है और दूसरा आपका जैव है। तो जैव में आपका वन, पशु, मनुष्य ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और अजैव में आपका आ जाता है भूमि, जल, मृदा ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो यह आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखिए अभी आपसे यहाँ पर जो आपका ऊपर ये जैव संसाधन और अजैव संसाधन लिखा था, अब इसकी डेफिनेशन आपसे यहाँ पे पूछ ली गई। तभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लेकिन चलिए देख लेते हैं आपका इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा है कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यह आपका यहाँ पर हो गया। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है आपका क्या कहलाता है, जैव संसाधन कहलाता है। अब देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पर क्या बताया गया है, आपसे यहाँ पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं ये पूछा गया है। तो आपको क्या लिखना होगा इस क्वेश्चन में, आपको केवल आपको जैव संसाधन के बाद डेफिनेशन बतानी होगी और अजैव संसाधन की डेफिनेशन बतानी होगी, बस इतना आपको यहाँ पर इसमें लिखना होगा। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा भी जा चुका है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बस आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी कि आपके जैव संसाधन क्या होते हैं। तो जो आपके जैव संसाधन क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है वो आपका कौन सा हो जाता है, वो आपका हो जाता है जैव संसाधन। और जो आपका अजैव होता है वो क्या होता है, वो उसमें जो वे संसाधन, वे सभी संसाधन जिनकी जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं यानी जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं, उनसे बनता है, वो आपके कौन से संसाधन कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं अजैव संसाधन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपका। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जाता है या पुनः उनको उत्पन्न किया जाता है, वे संसाधन आपके क्या कहलाते हैं। तो आपके वो संसाधन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं नवीकरणीय संसाधन। कौन से? नवीकरणीय संसाधन आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जाता है या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे आपके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना था, क्या लिखना था आपको यहाँ पर? नवीकरणीय संसाधन। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। यानी जो आपका समाप्ति होता है, समाप्यता के आधार पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा कि समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके संसाधन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका हो जाता है नवीकरणीय संसाधन और सेकंड आपका हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। बस आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या पूछा है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन से मृदा निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा विकसित होती है। क्या पूछा गया आपकी कि कौन से मृदा निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा विकसित होती है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है, जो आपकी लेटेराइट मृदा होती है, उसका विकास किससे होता है? उसका विकास जो है आपका निच्छालन के कारण होता है। किसके कारण? निच्छालन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी से जो है वो आपका जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका विकास किससे होता है? निच्छालन के कारण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं बताइए। तो जो हमारे संसाधन है, चाहे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी उनका इस तरह से दोहन हो रहा है, यानी इस तरह से उनकी समाप्ति हो रही है, जिस तरह से लगातार उनका यूज़ हो रहा है, तो कभी ना कभी तो ख़त्म ही होंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन, यानी बहुत ज़्यादा उसके दोहन से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर? आपका यहाँ पर हो जाएगा कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वैश्विक तापमान, ओजोन परत ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो भी समस्याएं हैं ये हमारी बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। जो हमारा तापमान इतना बढ़ता चला जा रहा है, ओजोन परत में जो आपका जो है उसका भी क्षरण हो रहा है, उसका भी ह्रास हो रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। तो ये सभी जो हैं हमारी समस्याएं हैं। जो संसाधनों का दोहन इस तरह से हो रहा है, तो इनके संसाधनों के अत्यधिक दोहन से इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? आपका वैश्विक तापमान, ओजोन परत का ह्रास होता है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ष 1992 का पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, इस टॉपिक पर डिस्कस भी किया था। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ष 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो क्यों हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास, आपका जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सम्मेलन हुआ था। तो जो आपका पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था, जो आपका 1992 में हुआ था, आपका जो सतत पोषणीय विकास की जो सर्वप्रथम अवधारणा भी इसी समय की गई थी। कब की गई थी? आपकी जून 1992 में की गई थी। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था ये। तो आपका जो पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया। तो जो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आपका ये सम्मेलन हुआ था, जो आपका वर्ष 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो इसीलिए आपका ये सम्मेलन हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव निर्मित संसाधनों की परिभाषा दीजिए, इन संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए।
तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो मानव निर्मित संसाधन यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए संसाधन है उसकी परिभाषा आपको बतानी है और इनका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई जाएंगी वो मानव निर्मित संसाधन ही कहलाएंगी। तो आपको सबसे पहले यहीं पर बताया गया है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर डेफिनेशन भी पूछेगी, तो डेफिनेशन आपकी सीधी हो जाएगी कि जो चीज़ें मनुष्यों द्वारा बनाई जाएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताना था, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? सड़क, मशीन, रेल मार्ग, मोटर वाहन, ये सब कौन बनाता है? ये सब मनुष्य ही तो बनाते हैं। हम जो इंसान होते हैं वही तो बनाते हैं। फैक्ट्री में ढेर सारी जो फैक्ट्रियाँ लगी होती है उसमें जो सामान बनते हैं वहाँ पर सभी लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वही लोग जो है सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये कौन बनाता है? सड़क कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है, इंसान ही बनाता है। मशीन हो गया, रेल मार्ग हो गया, मोटर वाहन हो गया, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? मानव ही बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा मानव निर्मित आपका ये संसाधन, और ये इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसी राष्ट्र की भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले दो कारकों का नाम बताइए। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो भी कोई राष्ट्र है उसकी भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित, जो भूमि उपयोग प्रतिरूप है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा? भू आकृति और जनसंख्या घनत्व किसी देश की भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करती है। यानी जो भू आकृति होती है, भूमि की जो आकृति होती है, और जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनसंख्या घनत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है वो क्या होता है? किसी भी देश की भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करती है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया था? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? बंजर भूमि के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका 2008 और 2007 में पूछा गया है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हो कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता वह बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। यानी कौन सी भूमि? जो बंजर भूमि होती है उस पर हम कुछ उगा नहीं सकते, क्योंकि वो भूमि बंजर है, ना वो उपजाऊ है। अगर उसमें हम कोई चीज़ बोते हैं या कोई चीज़ उगाते हैं, क्योंकि वो बंजर है तो उसमें कोई उपजाऊपन नहीं होगा, कोई इसकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी भूमि जो है वो खराब होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। यानी ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता वो आपकी क्या होती है? वो आपकी बंजर भूमि होती है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया, जैसे पहाड़ी, सूखी एवं मरुस्थलीय भूमि। यानी जो पहाड़ी भूमि होती है, सूखी और जो मरुस्थलीय भूमि होती है वो आपकी कौन सी भूमि होती है? वो आपकी बंजर भूमि होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी उसको उपयोग नहीं कर सकते, उसमें हम कोई चीज़ उगा नहीं सकते, कोई चीज़ हम उसमें बो नहीं सकते। तो आपकी कौन सी भूमि जो होती है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो आपकी कौन सी भूमि हो जाती है? वो आपकी हो जाती है बंजर भूमि। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्या पूछा गया आपसे कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? पंजाब और हरियाणा। जो पंजाब और हरियाणा आपके राज्य हैं, यहाँ का हरियाणा का जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है। यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कहाँ पर अधिकतम है? आपका पंजाब और हरियाणा में ये सबसे अधिक है आपका जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। यानी यहाँ पर शुद्ध बुआई होती है आपकी, तो कहाँ कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर इसका प्रतिशत जो है वो अधिकतम आपका पाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे अधिकतम पूछा गया था, जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपसे अधिकतम पूछा गया था, और जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे न्यूनतम पूछा गया है। यानी आपको उन दो राज्यों के नाम बताने हैं जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है उसका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। तो यहाँ पर शुद्ध जो बुआई होती है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र होते हैं यहाँ पर कम है। कहाँ पर? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। और अधिक कहाँ पर है आपके? पंजाब और हरियाणा में। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है। आपसे यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, और आपको बताना है यहाँ पर कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर? आपका यहाँ पर पूछा आंसर हो जाएगा कि वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका क्या होता है कि वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी जो वर्ष में एक बार जहाँ पर बुआई होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका कहलाता है। फिर आपका क्या लिखा हो कि वर्ष 2008 और 2009 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो है वो 46.24% क्षेत्र था। कितना था आपका भारत का? आपसे यहाँ पर पूछा भी गया कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत का था। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि वर्ष किसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है? वर्ष 2008 और 9 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो है वो 46.24% क्षेत्र था। कितना था? 46.24% आपका यहाँ पर था। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना था, और जो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस सेशन के टोटल जो है 16 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। अब इसके आगे जो भी अगर आपके इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।